नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है सबक। सुबह से लेकर शाम हो गई। आज घर में बहुत हंगामा हो रहा था। अपने बूढ़े पिता को 2 वक्त का खाना और दवाइयों का खर्चा देने के लिए दोनों बेटे आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। यह सब देखकर अपनी चारपाई पर बैठे बीमार सोमनाथ जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह आज की कोई नई बात नहीं थी। जब भी कभी सोमनाथ जी ने अपने बेटों से दवाई के लिए पैसे मांगा है, तो दोनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगते और सोमनाथ जी को बड़ी खरी खोटी सुनाने लगते। बहुओं ने उन्हें एक टाइम के खाने को भी तरसा दिया था। एक तो शरीर में बीमारी और ऊपर से बेटी और बहू की किचकिच। रोज की इस कला और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर सोमनाथ जी ने यह सोच लिया था कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। वह अपने कमरे में गए और एक बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े और अपनी पत्नी की तस्वीर को रखकर घर से निकल गए। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने लिए एक वृद्ध आश्रम देख रखा था। सोमनाथ जी अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे तो दोनों बेटे और बहुएं वहीं आंगन में खड़े हुए थे। एक बार भी उन्होंने सोमनाथ जी से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि पिताजी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब सोमनाथ जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए कई महीने हो गए थे। इस बीच किसी ने भी उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, जबकि सोमनाथ जी के पास फोन भी था, लेकिन बेटों ने एक बार भी उनके पास फोन नहीं किया और ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उनके कई दोस्त भी थे जो बेटे बहू से परेशान होकर वो इसी वृद्ध आश्रम में अपना जीवन काट रहे थे, और इस आश्रम में उनके कई नए मित्र भी बन गए थे। सभी लोग आपस में बहुत हंसी खुशी रहते थे, जिस कारण कभी भी सोमनाथ जी को ना तो अपने बेटों की याद आई और ना ही घर की। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम में बहुत ही शांति मिलती थी। घर में तो एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब बेटे बहू को उनके कारण आपस में लड़ते हुए ना देखते। सोमनाथ जी बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनना चाह रहे थे और ना ही ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीना चाहते थे। उनकी पत्नी रीता देवी बहुत पहले उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। जब पत्नी थी तो उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनके खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। हर समय उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। बड़े चाव से उनके लिए खाना बनाती थी और खिलाती भी थी। लेकिन जिस दिन से उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उस दिन से सोमनाथ जी की सभी इच्छाएं खत्म हो गई थी। वृद्धाश्रम में आकर सोमनाथ जी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए चिकित्सा की भी वहां सुविधा थी। अब सोमनाथ जी को किसी के आगे दवाइयों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अब उनकी तबीयत पहले से ज्यादा ठीक रहने लगी थी। सुबह सुबह वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्ग एक साथ मिलकर योगा करते। सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते। सोमनाथ जी का समय बड़ी हंसी खुशी से कट रहा था। एक दिन वृद्धाश्रम की छत पर सोमनाथ जी अपने मित्र सुरेश के साथ बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में वह उनके अतीत के बारे में पूछने लगते हैं। सोमनाथ जी बोले, मैं अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाता था। कुछ साल पहले ही मेरी पत्नी रीता का देहांत हो गया था। मेरी 2 औलाद हैं, दोनों ही बेटे हैं। मैं और मेरी पत्नी ने दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने में बहुत संघर्ष किया था। मैं स्कूल में पढ़ाता था, मेरी पत्नी घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, ताकि सारा बोझ मुझ पर ना हो। इसलिए वह रात रात भर जागकर सिलाई का काम करती रहती थी। स्कूल के साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। अपने बेटे के लिए हम दोनों पति पत्नी जी तोड़ मेहनत करते थे, ताकि उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें और एक अच्छा इंसान बना सकें। बेटे पढ़ लिख कर कामयाब बन जाएंगे तो बुढ़ापे में हमें भी कुछ सुख मिल जाएगा। यह अरमान लेकर हमने अपने दोनों बेटों को खूब अच्छी परवरिश दी, खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटे शादी के लायक हो गए। कुछ समय बाद एक एक करके दोनों बेटों की शादी भी कर दी गई। घर में 2 बहुएं आ गईं। बेटों की शादी हुई तो मेरी पत्नी फूली ना समाई थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मेरी पत्नी को अचानक सीने में दर्द उठा और वह मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई।
उनके चले जाने के बाद मैं बीमार रहने लगा। मुझे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम भी रहने लगी। इसलिए मैंने स्कूल में भी पढ़ाना छोड़ दिया और ट्यूशन भी। पत्नी के जाने के बाद बेटे और बहू का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। मुझे एक कोठरी में रख दिया गया था। बहुओं को मेरा एक-एक काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। 2 रोटी के लिए दोनों बहुएँ मुझे बहुत जलील करतीं और अपने-अपने पतियों से लड़तीं और कहतीं, "हमसे अब तुम्हारे पिताजी की सेवा नहीं होगी।" सारे दिन निठल्लों की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं और हुक्म चलाते रहते हैं। बेटों से दवाई के लिए पैसे माँगता, तो दोनों बेटे आपस में बहुत बुरी तरह लड़ते। और मुझे भी बहुत खरी-खोटी सुनाते। बड़ा बेटा कहता, "पिताजी, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हारे दवाइयों के खर्चे उठा सकूं, रोज-रोज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकूं। आप तो हर समय बस मेरा ही खून चूसते रहते हैं। कभी अपने छोटे बेटे के यहाँ भी हाथ फैला लिया करो। हाँ तो भैया तुम क्या समझते हो? मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है? मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं क्या, जो मैं बुढ़ापे में इनका बोझ ढोता रहूंगा?" बेटों की ऐसी-ऐसी बातें सुनकर मेरा कलेजा बाहर आ जाता था। 2 बेटों से मिलकर अपने एक बूढ़े बाप का खर्चा नहीं देखा जा रहा था। मैंने फिर से स्कूल में पढ़ाना चाहा, ताकि मैं बेटों पर बोझ न बन सकूं। मैं 1-2 दिन ही स्कूल में पढ़ाने गया भी था, लेकिन मेरी तबीयत इतना अचानक खराब हो गई थी। बेटों ने दवाई दिलाने से साफ-साफ इनकार कर दिया था। मुझे थोड़ी दूर चलने पर ही घबराहट होने लगती थी, हाथ-पैर कांपने लगते थे। अब मुझे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। मेरी वजह से घर में भी इतना क्लेश बढ़ गया था कि मेरा घर में भी मन नहीं लगता था। मन करता था अपनी पत्नी के पास चला जाऊं। जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन शरीर से प्राण ऐसे ही नहीं निकलते। जिस दिन मैं घर से निकला था, उस दिन भी घर में मेरी दवाई और 2 वक्त की रोटी के लिए ही आपस में लड़ाई हो रही थी और बेटे और बहू ने मुझे भी बहुत खरी-खोटी सुनाई। मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि मुझे ऐसी औलाद के साथ नहीं रहना, चाहे सारी जिंदगी मुझे सड़क पर ही क्यों न बितानी पड़े। मैंने कई दिन पहले ही अपने लिए यह वृद्धाश्रम देख लिया था। उसी दिन मैंने यहाँ आने का फैसला कर लिया था। उस दिन से आज का दिन है, मेरे बेटों ने एक बार भी मुझसे फ़ोन पर यह नहीं पूछा कि आप कहाँ हो, कैसे हो? क्योंकि अब बुढ़ापे में मैं उन पर बोझ हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। और सही है, अब मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस वृद्ध आश्रम में बहुत ही खुश हूँ और खुशी से अपना जीवन काट रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने जो अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया, उसका तो उन्होंने हमें रत्ती भर भी सुख नहीं दिया। आज यह कड़वी यादें ताज़ा करके सोमनाथ जी की आंखों में आंसू छलक गए और वह उठकर अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद जब सभी को यह बात पता चली कि सोमनाथ जी मैथ और साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं, जब यह बात वृद्ध आश्रम के मैनेजर को पता चली, तो एक दिन मैनेजर ने सोमनाथ जी को अपने पास बुलाया और कहा, "सोमनाथ जी, मैंने सुना है आप पहले पढ़ाते थे और आप मैथ और साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं। सोमनाथ जी, मैं चाहता हूँ आप अपनी शिक्षा को उजागर करें। अगर मैं आपके एक स्कूल में बात करूँ, तो क्या आप पढ़ाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब चीज़ की सुविधा मिलेगी, आपको आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको छोड़ने और लाने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी।" यह बात सुनकर सोमनाथ जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उनकी पहले से तबीयत भी बहुत हद तक ठीक थी। इसलिए उन्होंने पढ़ाने के लिए खुशी-खुशी हाँ कर ली। सोमनाथ जी ने अगले ही दिन अपना रिज्यूम बनाकर स्कूल में दे दिया। उसी स्कूल में मैनेजर की पत्नी भी पढ़ाती थी। सोमनाथ जी को स्कूल में मैथ और साइंस के टीचर के लिए नियुक्त कर लिया गया। स्कूल काफ़ी बड़ा था और प्राइवेट था, इसलिए सोमनाथ जी को उसी स्कूल में पढ़ाने के 10 से 15 हज़ार हर महीने मिलने लगे। सोमनाथ जी का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। अब उन्हें खुद को पैसे की इतनी ज़रूरत तो थी नहीं कि वह खुद पर खर्च कर सकें, क्योंकि सारी ज़रूरतें तो उनके वृद्धाश्रम से पूरी हो रही थी। जो भी पैसे वह कमाते, उसका 1/3 अपने पास रखते और सारा वृद्धाश्रम की ज़रूरतों के लिए लगा देते। धीरे-धीरे वे स्कूल की प्रतियोगिता में भी भाग लेने लगे। एक दिन स्कूल में लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे थे, तो सोमनाथ जी ने भी 1000 में एक टिकट लॉटरी का खरीद लिया। सोमनाथ जी ने फॉर्म भी भर दिया और उसमें वृद्ध आश्रम का पता लिखवा दिया। 1 हफ्ते बाद सोमनाथ जी अपने मित्रों के साथ बैठे चाय पी रहे थे। उस दिन स्कूल की भी छुट्टी थी।
जब सुबह को मैनेजर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें सोमनाथ जी का फोटो 15 लाख की लॉटरी के साथ छपा हुआ था। यह सुनकर सोमनाथ जी और वृद्धाश्रम के बहुत लोग खुश होते हैं। सभी लोग सोमनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कुछ देर के बाद उनके पास फोन आता है कि हम आपकी धनराशि देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। उधर बेटे और बहू जब अपने पिता को अखबार में 15 लाख की लॉटरी के साथ फोटो में देखते हैं तो दोनों बेटों के सर चकरा गए। अखबार देखकर उनकी पत्नियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसमें लिखा था कि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग सोमनाथ जी ने लॉटरी में 15 लाख का इनाम जीता है, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अखबार में वृद्धाश्रम का पता भी लिखा था। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ वृद्धाश्रम में पहुंच गए। जब सोमनाथ जी को 15 लाख की धनराशि दी जा रही थी तो दोनों बेटे एकदम से सोमनाथ जी के आगे आकर खड़े हो गए। अरे पिताजी, आप कहाँ थे इतने दिनों से? हमने आपको कितना ढूंढा और आपने तो कमाल कर दिया। 15 लाख की लॉटरी लगी है आपकी तो। आप तो माला माल हो गए। चलिए हम आपको लेने आए हैं। दोनों बेटे सोमनाथ जी का हाथ पकड़ते हुए बोले। सोमनाथ जी बेटों से अपना हाथ छुड़ाकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, बीमारी में तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। आज बाप को इतने पैसों के साथ देखकर हाथ पकड़ लिया। बड़ी बहू बोली, पिताजी, हमने क्या आपको जाने के लिए कहा था? आप खुद ही तो घर से निकल कर गए थे। हाँ बहू, घर से तो मैं खुद ही निकल कर गया था। जब तुम्हें मेरी 2 वक्त की रोटी भी भारी हो रही थी, मेरी दवाइयों के लिए भी तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करता? उसके बाद तो तुम लोगों ने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की और आज भी तुम लोगों को इस लॉटरी का लालच यहाँ तक खींच कर लाया है, वरना तुम आज तक मेरा पता नहीं लगा लेते। तो पिताजी, आप इतने पैसों का क्या करोगे? बेटा बहू दोनों उन पर भड़कने लगे। पिताजी, इसमें बुराई क्या है? हम आपके बेटे बहू हैं। आपकी लॉटरी लगी है तो उन पैसों पर हमारा भी तो हक है। लाओ, अब यह पैसे हमें दो और हमारे साथ चलकर दोनों भाइयों में आधे आधे बांट दो। दोनों बेटे एक सुर में बोले। दोनों बेटे सोमनाथ जी के साथ जबरदस्ती करने लगे और अब सोमनाथ जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों बेटों के गाल पर दो दो थप्पड़ खींच कर दिए। बेशर्म, जब बाप बीमार था तो एक बार भी उसकी फिक्र नहीं हुई। एक एक पैसे के लिए तुम्हारे आगे अपनी दवाइयों के लिए हाथ फैलाता था और तुम दोनों मुझे बुरी बुरी तरह से सुनाते थे कि मुझे उस घर से निकलना पड़ा। सोमनाथ जी बेटों के गिरेबान पकड़ते हुए बोले, निकल जाओ इस वृद्धाश्रम से। तुम दोनों को इस लॉटरी से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं और मेरी पत्नी ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया, वही बहुत है। मेरे लॉटरी के सारे पैसे वृद्धाश्रम में लगेंगे, उन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और अगर ज्यादा जबरदस्ती की तो अभी के अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हारा वह हाल करवा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। सोमनाथ जी क्रोधित होते हुए बोले। पुलिस का नाम सुनते ही बहू और बेटों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। फिर मैनेजर ने बेटे और बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। दो दो बेटे होकर तुम अपने एक बूढ़े बाप को नहीं रख सके। अब से पहले तो तुम दोनों की को इनकी याद नहीं आई और आज जब इनकी लॉटरी निकल गई है तो तुम्हें इनकी याद आ गई। आज सोमनाथ जी किसी पर आश्रित नहीं हैं, खुद इतना कमाते हैं कि अपना पेट भर सकें और दूसरों का भी। मैनेजर ने गार्ड को तेज आवाज लगाई और दोनों बेटे और बहुओं को धक्के मारकर वृद्धाश्रम से बाहर निकलवाया। बेटे और बहू अपना सब मुंह लेकर हाथ मलते अपने घर आ गए। सोमनाथ जी ने लॉटरी के पैसों से सभी बुजुर्ग लोगों के कमरे में एक एक टीवी की व्यवस्था कराई और साथ ही सभी लोगों के लिए दो दो जोड़ी कपड़े भी बनवाए। उन्होंने अपने बाकी के लॉटरी के पैसों को वृद्धाश्रम में जमा करवा दिया। जब भी कभी वृद्धाश्रम में किसी चीज की जरूरत होती तो उन पैसों से उन जरूरतों को पूरा किया जाता। आज सोमनाथ जी अपने घर से अच्छी जिंदगी वृद्धाश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ हंसी खुशी बिता रहे हैं। वृद्धाश्रम में रहते हुए भी आज उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, जब माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों का ख्याल रखने में, उन्हें पढ़ाने लिखाने में न्यौछावर कर देते हैं, तो फिर जब माँ बाप को अपने बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों की जरूरत होती है तो वह उनका करने में इतना हिचकिचाना पड़ेगा। बाद में इस बात से पछताना ना पड़े, इसलिए माँ बाप को इतना मजबूर ना करें। और याद रखें,
सबको जीवन में हर पड़ाव से गुजरना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।